चलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं उसमें हमने ये देखा था कि हम एक दो या तीन मशीनरीज परचेज करते हैं और आगे चल के उनमें से कोई भी एक मशीन, मशीन 1 या मशीन 2 या मशीन 3 सेल कर देते हैं। राइट, एक होल मशीन परचेज करना और उसके बाद उसी कंप्लीट मशीन को सेल कर देना। अभी थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द मशीन सेल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर पार्ट ऑफ द मशीन कैसे सेल होगा, या तो पूरी मशीन सेल होगी या मशीन सेल नहीं होगी। सिंपल सी बात है, पार्ट ऑफ द मशीन कैसे सेल कर रहे हैं। ऐसा होता है जनरली प्लांट्स के केस में। मशीनरी और प्लांट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मशीन अपने आप में एक होल, एक छोटी मशीन होती है, और जब हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट एक्चुअली बहुत सारी मशीनरी से मिलकर बनता है। एक प्लांट में एक्चुअली में कई सारी मशीन्स होती हैं। अगर कोई एक मशीन खराब हो जाती है तो उस पूरी मशीन को निकाल के वहां पे एक नई मशीन फिट कर देते हैं और प्लांट रनिंग कंडीशन में आ जाता है। बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हो जैसे एक छोटी मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया, उस पार्ट को निकाला और वहां पर नया पार्ट लगा दिया तो मशीन रनिंग कंडीशन में आ गई। तो ऐसे ही बड़े प्लांट में कई सारी मशीनरीज होती है, उसमें से एक मशीन को निकाल के हमने बेच दिया और उसकी जगह कोई नई मशीन लेकर आ गए। तो समटाइम्स हम पूरा प्लांट परचेज करते हैं जिसके अंदर कई मशीन्स होती हैं, लेकिन आगे चल के बाकी प्लांट तो सही कंडीशन में रन कर रहा है, बिल्कुल सही कंडीशन में, बट उस पूरे प्लांट में कोई एक मशीन सही काम नहीं कर रही है, तो उस एक मशीन को हम निकाल के सेल कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड। ये तो समझाने के लिए था। बाकी क्वेश्चन जब आप थियोरेटिकल आपके पास आएगा तो उसमें आपको बताएगा पार्ट ऑफ द मशीन सेल कर दिया तो हमें उसको उस अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। देखते हैं वैसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, A company bought a machinery for ₹3 lakh। कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की, उस मशीन की कॉस्ट है 3 लाख रुपीस, इंक्लूडिंग अ बॉयलर। उस मशीन में एक बॉयलर भी इंक्लूड है, मतलब कि बॉयलर के साथ वो मशीन परचेज की गई है, वर्थ ₹60,000। और जो बॉयलर है उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कॉस्ट है वो ₹60,000 है। तो मशीनरी प्लस बॉयलर दोनों मिलाकर कॉस्ट क्या हो गई, मशीनरी प्लस बॉयलर। हमने मशीन परचेज की है विद बॉयलर। यहां पे लिखा है बच्चे इंक्लूडिंग। मशीन 3 लाख रुपीस के लिए इंक्लूडिंग अ बॉयलर, उसमें बॉयलर इंक्लूड है, तो मशीन प्लस बॉयलर दोनों मिलाकर 3 लाख रुपीस है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिला के 3,60,000 रुपीज है, ऐसा नहीं है। 3 लाख रुपीस टोटल मशीन की कॉस्ट है जिसमें बॉयलर भी इंक्लूड है। तो अगर मुझे सेग्रीगेट करना हो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, तो इसका मतलब अगर मुझे बॉयलर की कॉस्ट बता दी 60,000 रुपीज है, तो विदाउट बॉयलर उस मशीन की कॉस्ट अगर मुझे जाननी हो विदाउट बॉयलर, तो उसकी कॉस्ट होगी 2,40,000 रुपीज। राइट, तो टोटल मशीन इंक्लूडिंग बॉयलर 3 लाख रुपीज है। आगे चलते हैं। द मशीनरी अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ईच ईयर। मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना है, डेप्रिसिएशन कहां आता है, क्रेडिट में आता है, 10% ईच ईयर बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं।
जब ये कह रहा है कि एवरी ईयर मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 10% पर एनम ईच ईयर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? जैसे इसने बोला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, हम समझ गए ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसको और क्या नाम बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट? तो वो 10% ईच ईयर है। आगे कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, तो मतलब यहां पर हमें डेट्स नहीं दे रहा, इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट्स गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर ऐसा लेते हुए क्वेश्चन कर लेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर द बॉयलर बिकम ऑब्सोलीट, पूरी मशीन ऑब्सोलीट नहीं हुई है, ओनली द पार्ट ऑफ द मशीन दैट इज बॉयलर, सिर्फ वो ऑब्सोलीट हुआ है, यूजलेस हुआ है, और हम उसको सेल कर रही है। तो बच्चे यहां पर जो सेल हो रही है वो पूरी मशीन की सेल नहीं हो रही है, वो सेल हो रही है सिर्फ और सिर्फ बॉयलर की, द पार्ट ऑफ द मशीन उसकी सेल हो रही है। कितने की सेल हो रही है? सोल्ड फॉर ₹30,000। तो मतलब अगर मैं आपको यहां समझाना चाहूं तो ये 60,000 का जो बॉयलर परचेज किया था एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर के बिगिनिंग में हमने सिर्फ इसको सेल कर दिया, और ये सेल हुआ बच्चे ₹30,000 का। क्लियर? बाकी की मशीन को सेल नहीं किया, बाकी की मशीन बिल्कुल सही कंडीशन में है, हो सकता है बाद में हम नया बॉयलर परचेज करके लाएंगे और वहां फिट कर देंगे तो मशीन रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। क्लियर? तो बच्चे अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, देयर आर ऑल्टरनेट टू डू दिस क्वेश्चन। क्या क्या है? एक मैं समझा देता हूं और एक मेथड हम कर लेंगे। क्लियर? दो तरीके कौन से हैं? चलो क्वेश्चन को करते करते ही हम उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या दो मेथड हैं और कौन से मेथड से करना चाहिए उसकी भी बात कर लेंगे। तो मैं अपने पास सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया है, आपको समझाया है, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी सॉल्यूशन में डायग्राम बना के वहां पे इन फिगर्स को ले लिया ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन पे जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, एक रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? शो मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का मशीनरी अकाउंट मांगा गया है। सिर्फ मशीनरी अकाउंट मांगा है, डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं मांगा। और कितने टाइम पीरियड का? 4 ईयर्स का। तो इसका मतलब मुझे अपने मशीन की जो टोटल लाइफ है, टोटल लाइफ तो ज्यादा हो सकती है, बट जितने टाइम पीरियड का मुझे वो असेट्स अकाउंट या मशीन अकाउंट बनाना है वो 4 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये बेटे यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, और फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर 4 सालों को एक डायग्राम में ले लिया और क्वेश्चन को यहां पर नोट डाउन मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे इस मशीन की परचेज डेट नहीं बताई थी, कब परचेज किया। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर ली कि उसकी परचेज डेट एट द बिगिनिंग ऑफ द 1st ईयर होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट्स तो बताई नहीं है, सीधा कहा 4th ईयर की बिगिनिंग में वो सेल कर दिया। तो 4th ईयर की बिगिनिंग में सेल किया मतलब जब परचेज किया था वहां से लेकर 4th ईयर के बिगिनिंग में। तो इसका मतलब वो जो भी डेट रही होगी, हम मान के चलते हैं बिगिनिंग ऑफ द 1st ईयर, हम उसको डेट को लेके चल रहे हैं, और 4 सालों का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो बिगिनिंग ऑफ द 1st ईयर परचेज कर लिया 3 लाख रुपीस का, और यहां पर जो 3 लाख रुपीस है वो इंक्लूडिंग बॉयलर है, 60,000 रुपए इंक्लूड करके। क्लियर? उसके बाद कुछ भी और परचेज सेल नहीं हो रहा, 1st ईयर एंड हो जाता है। जब भी 1st ईयर एंड हो जाता है हमें क्या करना होता है? डेप्रीसिएशन लगाना होता है। करेक्ट? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2nd ईयर एंड हो रहा है, फिर क्या करेंगे?
अगेन हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर भी हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे। एंड उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, वेरी नेक्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम बॉयलर को सेल कर रहे हैं, सिर्फ बॉयलर सेल हो रहा है और कितने का, 30,000 रुपीज का सेल हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर मुझे, जब मैं सेल की बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता है सेल करते टाइम हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सेल की डेट तक का डेप्रीसिएशन, जितने का सेल कर रहे हैं सेल वैल्यू बाय बैंक, और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। इन तीन चीजों का ध्यान रखना होता है एट द टाइम ऑफ सेल। करेक्ट? उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर हम पहुंच जाएंगे, फिर से डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जिस दो ऑल्टरनेट की बात मैं कर रहा था, वो दो ऑल्टरनेट ये थे कि अगर मुझे पहले ही एडवांस में पता चल गया कि फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में एक पार्ट, बॉयलर का एक मशीन का एक पार्ट जो कि बॉयलर है वो सेल हो रहा है, मुझे ऑलरेडी पता चल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले से ही अपनी मशीन के दो पार्ट सेपरेट करके क्वेश्चन को चला सकता हूं। मतलब कि मेरे पास मशीन है 2,40,000 रुपए की और बॉयलर है 1,60,000 रुपए का। मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसको मान लू मशीन 1 और बॉयलर को मान लू मशीन 2। मशीन 1 240 और बॉयलर मशीन 2 60, तो टोटल मशीन की वैल्यू 3 लाख आएगी उस केस में भी। इससे क्या होगा, दोनों के ऊपर बॉयलर और विदाउट बॉयलर वाला जो पार्ट है दोनों पर सेपरेट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता रहेगा अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक। और जब मैं मशीन को सेल करूंगा तो मुझे इमीडिएटली बुक वैल्यू मिल जाएगी, बॉयलर की अलग से और विदाउट बॉयलर वाले मशीन पार्ट की अलग से, मुझे अलग से वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे हेल्प करेगी प्रॉफिट या लॉस निकालने में। तो एक तो ऑल्टरनेट ये हो गया, बट ये तरीका कहां पॉसिबल है, थियोरेटिकल क्वेश्चन में पॉसिबल है, जहां पे हम पूरा क्वेश्चन आने वाले 2 3 4 5 साल को एडवांस में रीड कर लेते हैं। हमें पहले ही पता चल जाता है कि 4 साल बाद क्या हो रहा है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना। प्रैक्टिकली तो आज मशीन परचेज की, मुझे नहीं पता कि मैं इसको 3 साल बाद बेचूंगा, 4 साल बाद बेचूंगा या 5 साल बाद बेचूंगा, कब बॉयलर खराब होगा मुझे नहीं पता। तो प्रैक्टिकली जब ऐसा करेंगे तो हम दो पार्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो सही तरीका क्या है, थियोरेटिकल आप दो पार्ट कर सकते हो, मार्क्स भी मिल जाएंगे, सही भी हो जाएगा। अगर जरूरत नहीं है तो आपको अलग अलग करने की, अलग अलग नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे थोड़ा सा उसमें इजी हो जाता है, बट थियोरेटिकल में ये पॉसिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रैक्टिकली कहीं पर किसी बिजनेस में किसी फर्म में अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो वहां हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो चलो अभी मैं अलग अलग लेके नहीं चल रहा, अभी मैं इकट्ठा लेके चल रहा हूं। जब सेल की बात करेगा, जब वो इसको अलग करेगा तब मैं अलग कर दूंगा। अभी तो हमने जो मशीन परचेज की है वो इंक्लूडिंग बॉयलर परचेज की है, यानी कि टोटल मशीन 3 लाख रुपीस की। तो यहां से बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर डेट गिवन होती तो मैं डेट ले लेता, नहीं तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर टू बैंक परचेज कर ली। मैं मान के चल रहा हूं इंक्लूडिंग बॉयलर टोटल जो कॉस्ट है मशीन की वही ले रहा हूं 3 लाख रुपीस। ऑल्टरनेटिवली 240 और 60 ये कर सकते थे, राइट? उससे भी आंसर ठीक आ जाता। बट आगे चल के आपको लगेगा कि ऐसी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बिना
उसको सेपरेट किए भी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, राइट। तो आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, दोनों तरह से हम क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, राइट। अगर इसको सेपरेट करके चलना है वैसे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और टोटल कॉस्ट लेके चलनी है वैसे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अल्टीमेटली आपको थियोरेटिकल पर्पस से जो आसान लगे वो चूज कर लेना। क्लियर? चलो, अब क्या होगा उसके बाद? देखो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट इवेंट जो था मेरा हो गया, मैंने बॉयलर परचेज किया, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, कहानी खत्म। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मुझे क्या करना है बच्चे? डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का रेट क्वेश्चन में दिया था 10% पर एनम। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और 10% पर एनम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो अब मुझे 3 लाख के ऊपर 10% चार्ज कर लेना है। अगर ऑल्टरनेट दूसरे तरीके से मैं चलता तो मैं यहाँ 240 और 60 पे अलग अलग निकालता, राइट। लेकिन मेरे को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आगे चल के आप देखोगे हम अदरवाइज भी क्वेश्चन कर पाते हैं इजीली। 3 लाख का 10%, और क्योंकि पूरे साल के लिए है, 12 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई 12/12, वो तो कट ही जाएगा आपस में। तो 30,000 रुपीज मेरे पास बच्चे डेप्रीसिएशन आ जाता है फर्स्ट ईयर का। और हम क्या कर लेंगे? अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000। राइट, फर्स्ट ईयर यहां पर कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में मैं क्लोजिंग वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000। क्लियर? अब यहां पर जो सेकेंड इवेंट था फाइनेंशियल एंड होने का, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। सेकेंड ईयर एंड हो रहा है, सेकेंड ईयर क्लोज हो रहा है। सेकेंड ईयर क्लोज हो रहा है तो फिर से क्या करना है? डेप्रीसिएशन लगाना है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर बाय डेप्रीसिएशन। कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं? जो भी हमारे पास ओपनिंग WDVI होती है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन करके जो वैल्यू आती है उस पे लगता है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में 2,70,000 इस पर 10% लग जाएगा, और पूरे साल के लिए, पूरे 12 मंथ्स के लिए वो असेट्स मेरे पास है, तो मल्टीप्लाई 12/12 करोगे तो वो कट ही जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 27,000 सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन आ गया, और सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे। 2,70,000 माइनस 27,000, बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 2,43,000 रुपीज। सेकेंड ईयर क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर क्लोज हो गया, तो जो भी बच्चे क्लोजिंग वैल्यू आई है वो मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। मुझे 4 सालों की अकाउंट्स बनानी है, 4 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैल्यू आ गई 2,40,000।
43,000 रुपीज। क्लियर? तो बच्चे सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया, ये इवेंट भी रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद फिर से कुछ भी नया परचेज, नया सेल नहीं है। थर्ड ईयर पहले क्लोज हो रहा है, उसके नेक्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर। सेल की बात कब हो रही है? बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, उससे पहले थर्ड ईयर क्लोज हो रहा है। तो जो इवेंट पहले हो रहा है पहले उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो पहले थर्ड ईयर क्लोज हो रहा है, पहले मैं अपनी बुक्स क्लोज कर लूंगा, फिर फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में जो बात कह रहे हैं वहां पर उसको डील करेंगे। तो चलो थर्ड ईयर को भी क्लोज कर देते हैं। एंड ऑफ थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन, तो यहां पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? वही जो भी हमारी WDV है, यानी कि 2,43,000 रुपीज, इसका 10%। डेप्रिसिएशन लेस कर करके जो वैल्यू आती है उसको WDV वैल्यू बोलते हैं। 2,43,000 पे 10%, 24,300 रुपीज डेप्रिसिएशन हो जाएगा बच्चे थर्ड ईयर का, 24,300 रुपीज। और उसके बाद आप क्या कर लोगे? क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 2,43,000 माइनस 24,300, 2,18,700। लो बच्चों, थर्ड ईयर भी मेरे पास क्लोज हो गया। अब देखते हैं वो फोर्थ ईयर में क्या बात कर रहा था। पहले मैं क्लोजिंग बैलेंस को एक बार कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं। क्लोजिंग बैलेंस है, उसको तो बिना देखे, आपको क्वेश्चन को आगे बिना पढ़े उसको तो कैरी फॉरवर्ड कर ही लेना। जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग तो होगा ही होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,18,700, ये तो होगा ही होगा, राइट? अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो यहां पर जो मेरे पास थर्ड इवेंट था, फोर्थ इवेंट था, यानी कि थर्ड ईयर के एंड का, वो मैंने डील कर लिया। अब वेरी नेक्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, यहां पर बॉयलर सेल हो रहा है। बॉयलर सेल हो रहा है, जब भी सेल होती है तो तीन चीजें होती हैं। डेप्रिसिएशन, बैंक की वैल्यू उसने दे दी है हमें कि 30,000 का सेल हुआ, और प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज देखो, यहां पर डेप्रिसिएशन जो है, क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत है? यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट प्रीवियस डे, जस्ट एक दिन पहले, जिस दिन सेल कर रहे हैं उससे पहले तक का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया। एट द एंड ऑफ थर्ड डे हमारे पास, हमने अपने पास मशीन इंक्लूडिंग बॉयलर, हम तो इंक्लूडिंग बॉयलर लेके चल रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं। वेरी नेक्स्ट डे हमने सेल कर दिया, तो कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगाएं? एक दिन भी नहीं रखा, वेरी नेक्स्ट डे सेल कर दिया, तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो डेप्रिसिएशन यहां पर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, जीरो, नील हो जाएगा। क्लियर? और कितने रुपए हमें मिल गए? 30,000 रुपए हमें मिल गए। क्लियर? अब मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें सेल डेट, जो भी जिस डेट को सेल कर रहे हैं, सेल डेट को उस मशीनरी की, जो मशीन सेल की जा रही है, अगर पूरी मशीन सेल की जा रही है तो पूरी मशीन की बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर उस मशीन का एक पार्ट सेल किया जा रहा है तो उस पार्ट की बुक वैल्यू पता होना चाहिए। यहां पर सिर्फ बॉयलर सेल हो रहे हैं, ये बॉयलर को सेल करके 30,000 मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकालना है? सिर्फ और सिर्फ बॉयलर का। तो WDV किसकी लेनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ बॉयलर की।
अगर मैं यहां देखूं जो मेरे पास 2,18,700 ये जो वैल्यू आ रही है, ये WDV क्या सिर्फ बॉयलर की है या मशीन की भी है? ये तो दोनों चीजों की है, मशीन की भी है और बॉयलर की भी है, दोनों चीजों की है। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बॉयलर की WDV या उसकी बुक वैल्यू सेल डेट को। राइट, सेल डेट क्या है? यही तो है बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर में ही तो सेल हुई है। राइट, तो मुझे इस डेट की बुक वैल्यू चाहिए, मतलब कि जो इसमें इंक्लूड है। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों को सेपरेट कर पाता हूं तो मुझे बुक वैल्यू मिल जाएगी। यहीं पर ही क्वेश्चन आसान हो जाए, इसके लिए ऑल्टरनेट मेथड है कि हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही दो पार्ट बना लेते। अगर हम दो पार्ट बना लेते ना, तो यहां पर मुझे मशीन और बॉयलर दोनों की WDV अलग अलग मिल जाती। या तो मशीन 1 मशीन 2 बना के मैं इसको क्वेश्चन को कर सकता था, या मशीन और बॉयलर ऐसा बना के भी क्वेश्चन को कर सकता था, मुझे अलग अलग वैल्यू मिल जाती। बट कोई इश्यू नहीं है, अगर अलग अलग वैल्यू नहीं भी मिलती तो भी हम इस स्टेज पर आके जिस डेट को सेल हो रही है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। समझते हैं कैसे? एक चीज बताओ, मैंने कहा मैंने एक मशीन परचेज की 10,000 रुपए की, और उसके साथ बॉयलर परचेज किया 10,000 रुपए का। टोटल बॉयलर प्लस मशीन 20,000 रुपए की है, मान लेते हैं। ठीक है, 10,000 की मशीन और 10,000 रुपए का बॉयलर। और मैंने क्वेश्चन को पूरा 20,000 रुपीज लेके मैं करता चला आ रहा हूं। आगे चल के मान लो कि 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, डेप्रिसिएशन लगता रहा। आगे चल के 3 या 4 सालों के बाद ये मशीन, जो ये मशीन है, इसकी मैं कहता हूं जो WDV वैल्यू है, डेप्रिसिएशन लेस कर करके जो इसकी WDV वैल्यू है, सपोज एग्जांपल लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि 11,000 रुपए रह गई है। डेप्रिसिएशन लेस कर करके इसकी WDV वैल्यू, पहले साल का डेप्रिसिएशन लेस किया, जो भी बैलेंस आया, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस किया, उसमें से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस किया, तो इस तरीके से WDV 11,000 बच गई है। तो क्या आप बता सकते हो कि इस 11,000 की WDV में कितनी WDV मशीन की है और कितनी बॉयलर की है? क्या आप बता सकते हो? शायद आप बता सकते हो। आप कहोगे अगर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 और 10,000 रुपए थी, तो इसका मतलब इस समय मशीन और बॉयलर इसकी WDV कॉस्ट 5,500 और 5,500 होगी। शायद आप बता दोगे, राइट? अच्छा, मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं कह रहा हूं इसकी WDV 11,000 नहीं है, आगे कभी चल के इसकी WDV 9,000 रुपीज है। बॉयलर प्लस मशीन की 3 साल, 4 साल, 5 साल कभी भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, WDV 9,000 है और 10% का डेप्रिसिएशन लेस होता हुआ आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कितना पार्ट इसमें मशीन का है, कितना पार्ट बॉयलर का है? शायद बता दोगे, 4,500, 4,500। अब आप ये कैसे बता पा रहे हो? अब आप ये कैसे बता पा रहे हो? मान लेता हूं मैं WDV 6,000 रुपीज है, तो बता सकते हो टोटल मशीन प्लस बॉयलर की WDV 6,000 रुपीज है। क्या मशीन और बॉयलर की अलग अलग WDV बता सकते हो? शायद बता सकते हो, 3,000, 3,000। अब ये कैसे बता पा रहे हो? आप कह रहे हो सर मशीन और बॉयलर इक्वल कॉस्ट के हैं, तो एक तरह से 50-50 की रेशो है, 50:50, 50-50 की रेशो है। तो 50-50 की रेशो है, तो जो भी WDV बचेगी उसमें 50-50% होगा, बॉयलर का भी और मशीन का भी, है ना? तो बस आपको आंसर मिल गया, आपने खुद ही आंसर निकाल लिया। अगर आपने ये पकड़ लिया कि सर इसकी जो रेशो है उसी रेशो में आगे चल के WDV वैल्यू होगी। यहां आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ 50-50 रेशो है।
अगर मैं ये रेशो चेंज कर दूं, अगर मैं ये रेशो 40-60 कर दूं, है ना, ये रेशो मैं 40-60 कर दूं या 60-40 कर दूं या 30-70 कर दूं, 70-30 कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो भी तो आप जो भी हमारी ओरिजिनल, हमने जब मशीन एंड बॉयलर परचेज किया था, उसकी जो भी रेशो थी वही रेशो तो आगे WDV में होगी। समझ पा रहे हो? मतलब जब यहां पर हमने ये मशीन परचेज की थी 3 लाख रुपीस की, 240 मशीन 1 यानी मशीन का पार्ट था, 60 यानी कि बॉयलर का पार्ट था। मैं यहां मशीन 1 और मशीन 2 की जगह मशीन और बॉयलर लिख देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मशीन एंड बॉयलर। तो अगर आप इन दोनों की रेशियो निकाल लो तो बस WDV का उसी रेशियो पे आप सेपरेट कर सकते हो। इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी बच्चे? 24:6, या आगे इसको और भी काट सकते हैं तो हमारी हो जाएगी 4:1, 4:1 की रेशियो है। इसको दूसरे तरीके से हम 80% और 20% भी कह सकते हैं, 4:1 की रेशियो भी कह सकते हैं। टोटल अगर ये पार्ट 5 है तो एक पार्ट बॉयलर का है, उसके 4 पार्ट मशीन के हैं। क्लियर? अगर 100 रुपए की मशीन प्लस बॉयलर है 100 रुपीज का, तो उसका 20% यानी कि 20,000 बॉयलर है और 80,000 मशीन है। राइट? 24:6 करके मैंने रेशो निकाल ली। आप चाहे तो इसको परसेंटेज में निकाल लो और चाहो तो इस तरीके से निकाल लो, कैसा भी कर लो, दोनों ठीक है। तो मशीन को बच्चे में 4/5 बोल सकता हूं और बॉयलर को 1/5 बोल सकता हूं। राइट? या फिर आप 80% 20% बोल दो, बात एक ही है। तो अब कैसे अलग कर लेते हैं हम? यहां पे जो WDV है 2,18,700, 2,18,700, इसमें एक बच्चे बॉयलर का पार्ट है और एक पार्ट अदर देन बॉयलर जो मशीन बच जाती है। बॉयलर जो हम सोल्ड कर रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट जो सेल नहीं कर रहे, अनसोल्ड है। इन दोनों को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट को देखते हुए। ओरिजिनल कॉस्ट में बॉयलर वाला पार्ट 60,000 था और अदर देन बॉयलर वाला पार्ट 2,40,000 था। तो सिंपली हमने अपने पास इस तरीके से 6x24 या फिर 1:4, राइट? टोटल 5 है और 1:4, तो 1:5 बॉयलर हो गया, 4/5, 1/5 बॉयलर हो गया और 4/5 हमारी रिमेनिंग मशीन अदर देन बॉयलर वाला पार्ट हो गया। होप ये क्लियर होगा। या फिर दूसरी अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो मैं इसको 20%, अगर मुझे रेशो में लेना हो तो मैं इसको 20% और 80% भी ले सकता हूं, बात एक ही है। तो मुझे अपने पास इस WDV वैल्यू को 20% 80% में सेपरेट कर देना है या 1/5 4/5 में सेपरेट कर देना है, अलग अलग वैल्यूज मिल गई, काम खत्म। राइट? तो इस तरीके से 218,700 को मैं 20% कैलकुलेट कर लेता हूं, आता है 43740। तो इसका मतलब बच्चे बॉयलर जो है, बॉयलर की जो WDV वैल्यू है वो है 43740। ये WDV वैल्यू है 1/4 को।
बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर। ये बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर वैल्यू है ना, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, बॉयलर का पार्ट और मशीन का पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, चाहो तो 218,700 का 80% या 4/5 निकाल लो, या 218,740 में से 218,700 में से माइनस कर लो 43740। बात एक ही है, 174,960। बच्चे मेरे पास दोनों की WDV थी 218,700, दोनों की WDV थी। तो मैंने उसको ओरिजिनली जो उनकी कॉस्ट थी उसी रेशो में आगे डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चलता हुआ आ रहा था। तो इसलिए मैं उनको इस तरीके से, अगर मैं अलग अलग लेके चलता 240 और 60,000, 240 की मशीन 60 का बॉयलर, दोनों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अलग अलग सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता, तब भी बच्चे फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में मेरे को यही WDV मिलती। करके देख लेना आप, राइट। तो सेम आपको WDV मिलेगी। अब क्या हो रहा है, जो मशीन वाला अनसोल्ड पार्ट है उसको अभी छोड़ देते हैं। जो पार्ट सेल हो गया, जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं, हमें तो उस पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। बॉयलर सेल हो रहा है, राइट, इस पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन लेस हो जाता है। डेप्रीसिएशन यहां पर है ही नहीं, नील है, क्योंकि इससे एक दिन पहले तक का डेप्रीसिएशन लग चुका है। तो डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद, यानी कि उस डेट की बुक वैल्यू 43740 आ गई है। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू एज ऑन सेल डेट। राइट। अब हमारे पास इसकी सेल वैल्यू क्या है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एज ऑन सेल डेट, दैट इज ₹30,000। क्वेश्चन में गिवन था 30,000 रुपए की इसकी सेल वैल्यू है। तो 43,740 वाली असेट्स 30,000 में सेल हो रही है, तो इसका मतलब हमको लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलर, बॉयलर के सेल होने पे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 13,740, 13,740 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर। और ये मशीन अभी एज इट इज रहेगी। एट द एंड ऑफ द ईयर हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और ये कंटिन्यू हमारे पास रहेगी। क्लियर। तो बच्चे सेल वाला पार्ट ये है जो कैलकुलेशन मैंने की है। अब मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ये बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर ही हो रहा है ना, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर है, इससे पहले तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो मुझे डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज पहले मैं बाय डेप्रिसिएशन लिखता, इस केस में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। बाय बैंक 30,000 रुपीज, सेल ऑफ बॉयलर, जैसे ही बॉयलर सेल किया तो मुझे 30,000 रुपीज मिल गई। और सेम डेट को हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो यहां पे हमने देख लिया था, कैलकुलेट कर लिया था कि हमें लॉस आएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ये कंपनी है तो, और ये हमको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 13,740, 13,740। इन दोनों को अगर आप एडअप कर लो तो इसका जो WDV है इसे मैच कर जाएगा। क्लियर। तो ये बॉयलर को हमने मैच कर दिया। बॉयलर की WDV 218,700 में बॉयलर की WDV कितनी थी, इतनी ही थी, 43740 ही इसकी WDV थी। या मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं कि जब मैंने सेपरेट WDV निकाल ली है तो यहां पर ये WDV बॉयलर की बन जाती है
और मशीन की अदर देन बॉयलर वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 174,960। जरूरत नहीं है लिखने की, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब जो ये वाला पार्ट है, इसमें बॉयलर वाला पार्ट है, वो इसकी कॉस्ट से मैच हो गया, इक्वल हो गया। जितना डेबिट में है क्रेडिट में, अब हमने उसको खत्म कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया। अब सिर्फ कौन सा पार्ट रह जाएगा? अदर देन बॉयलर वाला पार्ट रह जाएगा, जो आगे कंटिन्यू करेगा। चलो कर लेते हैं उसको। तो एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, ये तो बच्चे बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर हो रहा था। अब एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर हम क्या करेंगे? जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि मशीन वाला पार्ट, अदर देन बॉयलर वाला पार्ट, उस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना लगना है? 10%। तो 1,74,960 इसका 10%, जो हो जाएगा 17,496, 17,496 इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। देन हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन 174,960 माइनस 174,960, 157,464, 157,464। बस यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमसे मशीनरी अकाउंट मांगा था 4 इयर्स का, और 4 इयर्स का मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या था नया? पार्ट ऑफ मशीन जो है वो हम सेल कर रहे थे। पूरी मशीन सेल करने की बजाय पार्ट ऑफ मशीन सेल कर रहे थे। तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो? उसकी WDV एट द टाइम ऑफ सेल, उसकी ओरिजिनल जब हमने परचेज की थी उस समय क्या रेशो थी, राइट? उस समय दोनों का क्या क्या पोर्शन था, 1/5 4/5 था, 80-20 था, या क्या था, वो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली दोनों को अलग अलग, बॉयलर मशीन को अलग अलग लेके भी चलोगे तो भी आपका इसी तरीके से WDV यही आ जाएगी। क्लियर? तो बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बच्चे हमारे पास आ गया 157,464। क्लियर? तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 सालों का मशीनरी अकाउंट मांगा था, डिमिनिशिंग बैलेंस था, 4 इयर्स का मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया। बॉयलर सेल हो चुका है, अब सिर्फ अदर देन बॉयलर वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर?